बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और लाडला फिर लाडला है, और लाडले के लोग रात को सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस नहीं लेती। तारीख़ ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान इदारों का लाडला था, है और रहेगा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, कोई भी फैसला आ जाए, कोई भी मामला जिसमें इमरान खान साहब फंसते हो, अदालत उन्हें रिलीफ क्यों दे देती है? ये आज की तारीख का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। और अहम सवाल ये भी है कि पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप के मामले को लेकर जिसे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और उस वक्त पहुंची जब रात को अदालतें बंद थी, इसके बावजूद अदालतें खोली गई, दरख्वास्त लिखी नहीं गई थी और अदालत खुल गई। और अदालत के ऊपर जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अटैक किया, दीवारें फांदी, दफ्तर में घुसे, दरवाजे तोड़े, इसके बावजूद अदालत खामोश है। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद पर हमले पर खामोश क्यों है? इसलिए खामोश है कि हमला करने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। अगर हमला करने वाले या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले किसी और जमात के लोग होते और एक ईंट भी वहाँ से हिल जाती, एक कील भी वहाँ से इधर उधर हो जाती, सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाती, उन्हें गिरफ्तार भी कराती और उनको सजाएं भी दिलवाती। लेकिन ये अजीब मामला है, ये बड़ा ही अजीब मामला है। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बिहेवियर ये अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया सबको, और अब सबको सुनेगी। इस बुनियाद पर सुनेगी कि दोस्त मोहम्मद मुजारी, जो कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है, जिन्होंने कल एक तारीखी फ़ैसला दिया और इस फैसले में कोई इबहम नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की रोशनी में दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जनाब पार्लियामेंट का जो पार्लियामानी पार्टी का जो सरबराह होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई किसी पार्टी के सरबराह की हदायत के बरखिलाफ किसी और को वोट देता है, और वोट देता भी नहीं है, सिर्फ वोट देने का इरादा करता है, तो भी वो नाइल हो जाता है, वो डी सीट हो जाता है। यानी जिन 20 लोगों को इस बात पे निकाला गया कि उन्होंने वोट दिया, उनका वोट भी शुमार नहीं हुआ, और उनकी जगह पे नया इलेक्शन भी हो गया, वो पार्टी से भी निकाले गए। तो जो फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो जिसमें पार्टी सरबराह की हदायत के से इनखराफ करने वालों को हुक्का पानी बंद कर दिया गया और महज इरादे की बुनियाद पर सज़ा सुना दी गई, तो अब उसी फैसले को अब आइन की रोशनी में देखा जा रहा है कि अब आइन क्या कहता है। तो इसलिए कहते हैं, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। जो मामला सियासतदानों ने पार्लियामेंट के अंदर सियासी जोड़ तोड़ से हल किया, जिसका नतीजा निकला, अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट के महज 3 जजों के सामने खड़ा है। और वो जज यानी छुट्टी के रोज़ भी पहुंच गए हैं अदालत में इसकी समाअत करने के लिए। तो हुकूमत ने जजों के बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है और ये मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जो इस मामले को देखे, क्योंकि इस बेंच में वो जज शामिल हैं जिन जजों ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पहुँचा है, जिसमें इम्कान इस बात का है कि वही होगा जो कि लाडला चाहेगा, जो इमरान खान चाहेंगे। और अदलिया ने चूँकि खास साहब को गोद लिया हुआ है, तो फैसला उनके हक़ में आए या ना आए, लेकिन जो कुछ बिहेवियर है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने खास साहब की तकरीर का नोटिस लिया, और नोटिस के ऊपर खास साहब ने जो 2-3 रोज़ पहले खिताब किया था लाहौर में लिबर्टी के चौक में कारकुनों से, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन बड़ा बददियानत है और उसने बहुत सारी यानी बददियानती की है, और बहुत सारी बातें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर की हैं। उस पर उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली गई है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। गयासुद्दीन MP है मुस्लिम लीग नून के, उनके बेटे पर कल कातलाना हमला हुआ। ये वही गयासुद्दीन है जिनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून छोड़कर PTI में शामिल हो जाए, जिनके मुनर्रफ होने की खबरें भी चलाई गई और ये कहा गया कि उन्होंने पैसे पकड़ लिए और वो मुनर्रफ होकर दूसरी तरफ आ गया, यानी PTI के पास आ गया। PTI बंदे खरीदे तो ईमानदार और कोई और ख़रीदे तो बेईमान। तो कल से जरदारी साहब को गालियाँ निकाली जा रही हैं इस बात पर कि जरदारी साहब ने बाजी पलट दी है, और वो बाजी किसने पलटी, कैसे पलटी, उसकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प और डिटेल है। और वो कहानी मैं आपको बता चुका, लेकिन जिन लोगों ने मेरा वीलॉग नहीं देखा उनको दोबारा बताता हूँ कि जरदारी साहब ने जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उससे एक रात कबल चौधरी शुजात से मुलाकात की थी, और वो 5-6 घंटे चौधरी शुजात के साथ बैठे रहे और उस मुलाकात में चौधरी शुजात को कायल करने की कोशिश करते रहे कि वो उनका उम्मीदवार तो चौधरी परवेज़ इलाही था,
और चौधरी परवेज़ को चौधरी शुजात के कहने पे उनका उम्मीदवार बनाया गया था। तो माहदे की जो खिलाफ वर्जी हुई, जिसमें चौधरी परवेज़ बाद में इमरान खान के साथ जाकर मिले, उसमें ज़्यादा इंसल्ट जो है वो चौधरी शुजात की है कि उनके कहने पर परवेज़ ने अमल नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे थे, तो फिर एक और एफर्ट की गई और कोशिश की गई कि नवाज शरीफ को उनसे बात कराई जाए, क्योंकि चौधरी शुजात ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके मामला ज़्यादा क्लियर नहीं थे और शायद ये उसी तरफ से कोई ऐसी बात की गई जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ पीछे हट गए। तो नवाज शरीफ से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने उन्होंने बताया कि हमने चौधरी परवेज़ के चीफ मिनिस्टर होने पर कोई एतराज़ नहीं किया, तो हम तो राज़ी थे, और जितना बाकी मंदा अरसा फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत में रहती, परवेज़ पंजाब के वज़ीर आला रहते, तो हमारी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। मुआहदे की खिलाफ वर्जी आपकी तरफ से हुई है और चौधरी शुजात के साथ पुराने दरीना तल्लुकात। तो कुछ बातें नवाज शरीफ ने उनके साथ की, जिस पर चौधरी शुजात जो है वो इस बात पर कन्विंस हुए कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से हुई है और इमरान खान ने उनको ट्रैप किया और चौधरी परवेज़ को अपना उम्मीदवार बनाकर अपने लिए उन्होंने बचत का रास्ता निकाल लिया है। नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि अगर परवेज़ उनको उम्मीदवार नहीं बनते तो इमरान खान साहब का ये पूरा जो करिश्मा है, पूरा जो उनका इस वक्त बना हुआ है, मजलूम करार दे रहे हैं, वो इसी वजह से करार दे रहे हैं कि उनको सपोर्ट मिल गई है। तो इस पर चौधरी परवेज़ ने फिर ख़त लिखा, वो राज़ी हो गए और उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि जनाब मेरा उम्मीदवार जो है वो इमरान खान का जो उम्मीदवार है वो मेरा उम्मीदवार नहीं है। दोनों ने ये डायरेक्शन दी अपने पार्टी के लोगों को कि वो हमजा शहबाज को वोट दें। उन्होंने ये नहीं कहा परवेज़ को वोट ना दें, तो हमजा शहबाज को वोट देने की उन्होंने हदायत की। चौधरी शुजात का ये कहना था कि परवेज़ मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन PTI का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इदारों के साथ उनका 30 साल से ताल्लुक़ रखा है और कैसे इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत कर सकता हूँ। इदारे हैं तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो पोजीशन ली है वो पोजीशन ये ली है कि इमरान खान साहब चूँकि इदारों को बुरा भला कहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के कमांड को वो बुरा भला कहते हैं और PTI बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ यानी ज़ुबान दराज़ी कर रही है, ये कहा जा सकता है। तो इस फेल को उन्होंने बुनियाद बनाया है कि इदारों को के ख़िलाफ़ जो स्टांस है इमरान खान का, उसको चौधरी शुजात पसंद नहीं करते और उन्होंने इसीलिए परवेज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। इसके अलावा PTI ने कल रात मुजाहरे किए और मुजाहरे में मैंने आपको बता दिया कि एक तो उन्होंने लाहौर में जो मुजाहरा किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में वो घुसे, दूसरा जनरल फैज़ के घर के बाहर मुजाहरा किया। जनरल फैज़ के घर पेशावर कोर कमांडर हाउस के बाहर मुजाहरा किया गया। तो PTI के लोगों का पेशावर कोर कमांडर हाउस के बाहर मुजाहरा करना समझ से बालातर है कि वो जनरल फैज़ से क्या चाहते हैं। वैसे तो हर शहर में कोर कमांडर हाउसेज है, बड़े शहरों में जहाँ जहाँ कोर्स मौजूद हैं, तो वहाँ तो मुजाहरा नहीं किया गया। लाहौर में तो नहीं मुजाहरा किया गया कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो पेशावर में क्यों मुजाहरा किया गया? जनरल फैज़ से PTI वाले क्या चाहते हैं? और PTI वाले चाहते ये है कि वो जनरल फैज़ उनकी मदद करें, क्योंकि वो जनरल फैज़ को अपना मुरब्बी, मोहसन और मसीहा समझते हैं और इस वक्त लड़ाई ये चल रही है कि जनरल फैज़ अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बाद ज़रा ये भी कहते हैं कि उनके आर्मी चीफ होने का फ़ैसला हो चुका है या कहीं इस तरह की चीज़ें, और वो समझते हैं कि अगर वो एक्टिव होते, यानी वो DGI से ही होते या जिस तरह DGI से होते उन्होंने PTI को फ़ायदा दिया, अगर वो होते तो आज PTI को बचा लेते। तो शायद यही वजह थी कि वो नोहा कुना वहाँ फरियाद लेकर गए, लेकिन वो फरियाद उनकी किसी ने नहीं सुनी और अनसुनी कर दी। आप सुप्रीम कोर्ट में जो थोड़ी सी समाअत हुई, मैं उसकी डिटेल बता देता हूँ आपको। जो आज हुआ है उसमें अली ज़फ़र एडवोकेट पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 फाजल जज हैं जो कि इसकी समाअत कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है और लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर 3 जजों ने ही इस मुल्क के फ़ैसले करने हैं तो फिर बाकी के जुडिशरी के अखराजात क्यों उठाए जा रहे हैं? मुल्क कौम के इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हम इस किस्म के अखराजात यानी फ़ालतू जो लोग काम ही नहीं कर रहे, जिनके पास कोई केस ही नहीं है, और सारे जो केसेस हैं वो सुनने हैं इस फाजल बेंच ने। इस फाजल बेंच में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस बेंच में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए। तो इसी बुनियाद पर राना सनाउल्लाह ने फिर इसके ऊपर एतराज़ भी किया और उन्होंने कहा जनाब कि इस बेंच को जो है इसमें फुल कोर्ट बेंच बनाए, सारे जज बिठा लें, फ़ैसला कर लें कि क्या होना है। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसके नतीजे में पंजाब में 20-25 लोग नाहल हुए और उनकी जगह पर नया इलेक्शन हुआ और एक बहुत बड़ा हमने भी एक पूरा यानी पीरियड गुजारा है जिसमें जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये इलेक्शन प्रोसेस
और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो जलसे जुलूस होते हैं, ये वही बुनियाद बने हैं जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिवर्स करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को मानती है नहीं मानती, उसी फैसले को बुनियाद बनाकर फिर पंजाब का इलेक्शन हुआ और पंजाब में 186 के मुकाबले में 179 वाला जीत गया। और वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमात थी वो पूरी की पूरी अलग हो गई। इसमें ना हुकूमत ने कोई धांधली की, ना इसमें कोई पैसा चला जो कि इल्ज़ाम लगा रहे थे खान साहब। तो असल अगर किसी को मूर्द इल्ज़ाम ठहराना खान साहब ने तो परवेज़ इलाही को ठहराएं, और किसी को इल्ज़ाम देना तो मूर्द इलाही को दें, क्योंकि ये तो उनकी जमात की पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट पैदा हुई है और उनकी जमात के सरबराह ने ख़ुद को अलहदा किया है। इसमें तो कोई किसी का कसूर नहीं, और सियासत जो है वो उसी का नाम है। सियासत जोड़ तोड़ का और इम्पॉसिबल में से पॉसिबिलिटी का, यानी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी से कहते हैं, नामुमकिनात में से मुमकिनात को निकालना। तो ये काम कर दिखाया है। जो दोनों पुराने सियासतदान हैं, नवाज शरीफ भी और आसिफ अली ज़रदारी भी, उन्होंने इसमें से एक रास्ता निकाल लिया जब वो बिल्कुल हारे हुए थे। और ये बात तय है कि जिनके पास मैंडेट है 186 वोटों का, उनको जीत जाना चाहिए। लेकिन 186 वोट तो उसी सूरत में रहेंगे जब उनके साथ वो 10 वोट इनक्लाइन होंगे या वो जमात साथ होगी। तो वो जमात का सरबराह ही कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं और हमारे वोट जो है वो हमजा शहबाज को पड़ने हैं। तो फिर ये 10 वोट एक्चुअली उधर काउंट होने चाहिए और उधर डालने चाहिए थे। लेकिन अब चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही का भी इन्फ्लुएंस है और पार्टी के अंदर लोगों ने उनकी बात मानी है और वोट डाला है, उन्होंने खुद को, ये परवेज़ इलाही को वोट डलवा लिए हैं, तो इसलिए उनके वोट 186 हुए। अगर ये 10 वोट डलते ही ना, काउंट ही ना होते, तो फिर ये वोट 176 रह जाते, तो हमजा शहबाज 3 वोटों से वैसे ही जीत जाते। तो अब भी फिगर तो यही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने इन वोटों को चौधरी शुजात के ख़त की रोशनी में शुमार नहीं किया। उसी को लेकर फिर आज ये कोर्ट के अंदर गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कल रात से ही खान साहब ने ऐलान किया था। अब खान साहब ने इससे पहले जब इलेक्शन अभी हो रहा था तो खान साहब ने इससे पहले कहा था जी कि अगर कोई इसमें गड़बड़ की गई और अगर पैसा चला और लोग हमारे खरीदे बेचे गए तो फिर आवाम सड़कों पर निकल आएंगे और ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा और मैं लोगों को रोक नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो फलाना। जो खान साहब का तरीक़ेकार होता है लोगों को धमकाना, दबाव में लेना, तो वो उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन इस रिजल्ट के बाद, यानी पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, तो एक बंदा भी पीटीआई के सड़क पर नहीं निकला। सब तो सुमन बुकमन हुमयून थे ना कि एक ही हो गया। यानी उनको भी समझ आ गई थी कि ये तो पार्टी अलग हो गई पूरी, तो इसमें तो कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। जो खान साहब के एक्चुअल वोट थे 178, वो तो उनमें से तो कोई भी लोटा नहीं बना। जो एक बंदा तुर्की चला गया, वो किसी वजह से चला गया, वो रिज़ाइन कर चुका पार्टी से, उसको इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो 40 करोड़ लेके गया है, हालांकि वो पार्टी से कई हफ्ते पहले रिज़ाइन करके जा चुका है। तो इनके वोट तो पूरे ही थे। अब अगर इनके इत्तेहादी अगर इनके साथ नहीं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या हुआ है, खान साहब के इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहे, खान साहब के एमक्यूएम उनके साथ नहीं रही, बाप पार्टी उनसे अलग हो गई, और जो भी उनके इत्तेहादी थे इस तरह के मेंगल ग्रुप, वो सारे अलग हो गए। तो उसकी वजह से उनकी हुकूमत गिर गई। इसको वो देते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन, अमेरिका ने गिराया। तो क्या पंजाब में भी अमेरिका ने हुकूमत गिराई है? पंजाब में भी हुकूमत गिराने के पीछे या चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की राह में अमेरिका ने रुकावट डाली है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली ये इलेक्शन तो फेयर हुआ है, ये उसी बुनियाद पर हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ये बात यहाँ बहस तलब है कि वो फैसला गलत है सही है। तो खान साहब ने जो और ऐलान किया था ना कि लोग बाहर निकल आएंगे, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, और तो कोई बंदा नहीं निकला। फिर खान साहब रात ही आके बह गए और आके फिर उन्होंने तकरीर शुरू कर दी कि बाहर निकलो, ये करो वो करो, हदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए तो लोग बाहर निकल आए। फिर हर शहर में जहाँ पीटीआई का वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, जो खान साहब को अपना मुर्शद मानता है, तो वो निकल आए बाहर और उन्होंने फिर मुजाहरे किए। इसी बुनियाद पर पंजाब में रेंजर तलब कर ली गई और रेंजर डिप्यूट भी सुना कर दी गई है। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और ये बाकायदा पीछे से हदायतकारी की जाती रही कि आपने ये करना है, अब आपने वो करना है। तो लाहौर में जो लोग मौजूद थे उनको कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री पहुँचे और वहाँ पहुँच के दफ्तर खुलवाएँ। तो दफ्तर तो बंद था, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री ऑफिस बंद था। तो लोग गए वहाँ पे, फिर दीवारें फांदी और गेट क्रॉस किया, अंदर चले गए, दरवाजे घूमते रहे, दरवाज़ों को टांगे मार मार के, लाते मार मार के दरवाजे खोले गए। जिसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा लाएँ जी दरख्वास्त दे। तो पता चला दरख्वास्त तो लिखी नहीं गई, दरख्वास्त तो है ही कोई नहीं, ये तो सिर्फ पीछे से जो हदायतकार ने कहा वो उन्होंने कर दिया।
फिर उसके बाद एक दरख्वास्त तैयार की गई और सुप्रीम कोर्ट का अमला बैठा रहा दरख्वास्त वसूल करने के लिए। वो दरख्वास्त फिर उसके बाद वसूल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया कि लोगों ने ये इस तरह रिएक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की। इससे पहले भी पार्लियामेंट पे खास साहब ने हमला किया, उनको कुछ नहीं कहा गया, वो लाडले के लाडले। पीटीवी पे हमला किया गया, वो लाडले के लाडले। और अब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। ये बड़ा नून लीग वालों कहते थे सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी, नून लीग ने हमला कर दिया। आज वो हिसाब भी पूरा हो गया। तो इनका कहा इनके ऊपर, यानी ये भी बैलेंस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नून लीग ने हमला किया था, बाप के ऊपर भी आ गया कि आपने हमला किया। ये अलग बात है कि एलिजिड सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको अपना बच्चा समझती है। वो समझते हैं कि बच्चा घर में जो मर्जी तबाही करे, उसको कुछ नहीं कहना। इस्लामाबाद में जो कुछ किया गया और 25 मई को जो कुछ हुआ, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को बेल आउट कर दिया गया कि नहीं ये तो खान साहब की डायरेक्शन नहीं थी, ये तो लोग खुद ही वायलेंट हो गए। तो यानी ताड़ा कुत्ता तो साड़ा कुत्ता टॉमी का हाल वही है अभी तक। तो इसके ऊपर यानी खान साहब को बाकायदा आकर लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, यानी खान साहब के खिताब में बंदी लग जाए और उनकी हिदायतकारी को रोक दिया जाए, तो फिर तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि अगर लोगों को आज खुद ये शऊर होता, लोग आज खुद इसको गलत समझते, तो फिर लोग फैसला सुनने के फौरी बाद बाहर आ जाते। लेकिन वो उस वक्त बाहर आए जब खान साहब ने आके जनाब तकरीर की और उनको पूरा मौका, और सारे टेलीविजन चैनल मीडिया पर उनकी तकरीरें दिखाई जाती हैं और वो इस मुल्क में इंतशार का बाइस बनते हैं, उनको रोकने वाले कोई नहीं है। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो कमिंग बैक टू टुडे, आज क्या हुआ वो आज मैंने आपको बता ही दिया कि अभी 2-2:30 बजे के करीब जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो डिप्टी स्पीकर भी आएंगे, वो बताएंगे कि जनाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा हम डिप्टी स्पीकर को सुनना चाहते हैं। वैसे तो उन्होंने कल पढ़ दिया था सारा फैसला, लेकिन वो कहते हैं जी हमें पढ़ के सुनाए। अभी इस बेंच को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने किसका हवाला दिया। इससे पहले अदालत के अंदर ये हफ्तों यानी कई दिन तक दलाइल हुए और दलाइल ये दिए जाते रहे कि पार्टी हेड की मर्जी के खिलाफ कोई वोट नहीं डाल सकता। और अब सुप्रीम कोर्ट आके बड़े मासूमाना तरीके से उस पर फैसला दिया ना, और अब वो बड़े मासूमाना तरीके से कह रहे हैं कि जनाब हमें डिप्टी स्पीकर बताया कि उन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया, हमने कौन सा ऐसा फैसला दिया। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि रुख किस तरफ चल रहा है, हवा का रुख किस तरफ है जनाब। और फिर लोग देख रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है डिप्टी स्पीकर के बाद। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये 3 प्यारे जो हैं, 3 प्यारे कहना चाहिए ना, कि ये 3 प्यारे प्लस लाडला, अब यही कुछ रह गया है। अब वो ना बाप है, ना बेटा है, ना अब्बा है, वो तो सारी कहानी हो गई ख़त्म। अब सिर्फ यही एक आ जाके रह गए, यानी कहते हैं ना आखिरी उम्मीद का आखिरी जो दर है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि रिलीफ देता है खास साहब को, और खास साहब को रिलीफ मिलता है, खास साहब उनसे रिलीफ ले लेते हैं। तो कहानी बदली चौधरी शुजात के ख़त ने, नवाज शरीफ के फ़ोन ने और जरदारी साहब की हिकमत अमली ने। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो ज़ाहिर है ये भी मतवक्को है, ये कोई गैर मतवक्को नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी। इसके ऊपर मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। इसके मैं सिर्फ फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर फैसला वो है जो मैं समझ रहा हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये किसको माइनस किसको प्लस करने जा रहे हैं और ये हो क्या रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला इमरान खान के हक़ में देता है तो इमरान खान फंसता है, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ देता है तो इमरान खान फंसता है। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, उसमें बताऊँगा कि ये सारी चीज़ जो मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ इसके पीछे क्या हकीकत है। अपना और गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिए।